हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में शॉर्टकट मेथड टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपके सामने रूल नंबर 4 है अलजेब्रिक फंक्शन। लेकिन ये जो एग्जांपल हम यहाँ कंसीडर करने वाले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ये फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसी तरह का एग्जांपल बहुत बार आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी आइडिया आपको यूज करनी पड़ती है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की और अलजेब्रिक फंक्शन की भी। तो इस तरह का एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है ये हम यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले मुझे ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर इसमें डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 जो है इसका इक्वेट जब हम 0 के साथ करेंगे तो ये जो आपके सामने है वही क्या होने वाला है, एक्सिलरी इक्वेशन होने वाला है। अब इस एक्सिलरी इक्वेशन में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 जो है ये d माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपके सामने ये जो पार्ट है मैं d माइनस 2 का परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो इसके लिए इस टर्म में मुझे क्या करना है, ब्रैकेट देना है और फिर यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यही जो पार्ट है d माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका यूज करके d की जो वैल्यू है वो d की वैल्यू क्या हो जाएगी आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो d माइनस 2 दो बार है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ऐसे दो वैल्यूज होने वाले हैं। लेकिन जब हम रूट की तरफ देखते हैं तो हम दीज रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड है। तो ये जो रियल और रिपीटेड रूट है इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखना पड़ेगा। तो ये दो बार एक वैल्यू रिपीट हुई है रियल वैल्यू, तो इसके रिगार्डिंग आपका ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह होने वाला है, c1 प्लस c2x ई रेज टू m1x इसके जैसा होने वाला है। लेकिन यहाँ m1 की जो वैल्यू है हम कौन सी लेने वाले हैं, 2 लेने वाले हैं। तो इसी तरह आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1/f ऑफ डी इंटू एक्स ऑफ एक्स, जब ये फार्मूला यूज करेंगे तो ये जो एफ ऑफ डी है एफ ऑफ डी की जगह मुझे डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 यूज करना पड़ेगा। तो आपके सामने सब कुछ हो रहा है, ये इसी तरह हो जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन ऑफ एक्स है एक्स ऑफ एक्स ये इसी तरह आपका फंक्शन ऑफ एक्स होने वाला है। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये जो 8 है 8 को हम कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह ये जो पार्ट है आपका ए पार्ट से मीन्स ऑपरेटर है इसका यहाँ भी ऑपरेट करना है, sin 2x को भी ऑपरेट करना है और ये जो एक्स स्क्वायर है इसी को भी क्या करना है, ये ऑपरेट करना है। तो आपको ये अच्छी तरह देखना है किस तरह मैंने ये जो ऑपरेटर है हर एक टर्म को क्या किया है, ऑपरेट किया है। और इसी तरह ये जो पार्ट है हम यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको थोड़ा सा यही पार्ट है वो यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं आप भी यहाँ देख सकते हैं। इसे मैं क्या मानने वाला हूँ, P1 मानने वाला हूँ। तो ये आपके सामने सब कुछ चेंजेस जो है वो P1 कर रहा हूँ। ये जो पूरा पार्ट है उसे हम थोड़ी देर तक क्या मानने वाले हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 मानने वाले हैं। और ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल 3 मान रहे हैं। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 ये अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, ये P1 जो है इसमें एक्सपोनेंशियल की आइडिया है, P2 में ट्रिगोनोमेट्री की आइडिया है और P3 में क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन की आइडिया है। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। तो ये इसी तरह आपको थोड़ा सा ये जो पार्ट है इस पार्ट में ये किस तरह होने वाला है ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसमें मेरा पहला जो टारगेट है वो पहला टारगेट क्या होने वाला है,
ये P1 लेने वाला हूँ मैं, तो P1 आपके सामने यहाँ लिया है, इक्वल टू क्या होने वाला है, P1 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, ये P1 सॉल्व करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो इस P1 के लिए हमें रिप्लेस D बाय क्या करना है 2 करना है। अब ये जो 2 है, ये कहाँ से 2 लिया है मैंने, ये जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसिडर करेंगे तो ई रेज टू एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होने वाली है, 2 होने वाली है। इसी तरह हमें ये जो रिप्लेसमेंट है वो किस तरह किया है आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब यहाँ 2 से करने के बाद फिर ये जो P1 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ D की वैल्यू मुझे 2 पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम 2 लिखने वाले हैं। और जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह आपको इसका सिंप्लीफिकेशन होता है, जितना फटाफट आप करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको दे रहा हूँ, तो इसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। और थोड़ा सा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप डिनोमीटर को देखेंगे तो ये 1/0 आ जाएगा। लेकिन जब कोई भी फंक्शन ऑफ डी में ए की वैल्यू पुट करने के बाद 0 आता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, केस ऑफ फेल्योर कहते हैं। तो ये केस ऑफ फेल्योर का कंसेप्ट है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, फिर ये P1 जो है P1 की तरफ आना पड़ता है और यही जो पार्ट है इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अदरवाइज ये सब करने से अच्छा आपको मैं एक और आइडिया देता हूँ, तो ये इसके रिलेटेड आइडिया यहाँ ही लिखता हूँ और इसके रिलेटेड आपके सामने जो आइडिया है वो आइडिया, ये जब फैक्टर, थोड़ा सा मुझे टाइपिंग करने के लिए वक्त चाहिए। अब यहाँ ये कंसिडर कर रहा हूँ मैं, तो ये d माइनस ए ब्रैकेट रेज टू 2 है और यहाँ पावर में भी क्या है, ये है। तो यही जो पार्ट है हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ हम देने वाले हैं। तो ये पार्ट हम एकदम सिंपल तरीके से किस तरह लिख सकते हैं आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 2 बार x लेना पड़ेगा मल्टीपल में, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर होने वाला है। तो ये जो आइडिया है मैंने ऑलरेडी आपको दी थी, तो ये आइडिया शायद आप यूज़ करते हैं तो ये जो कंसेप्ट है आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है, हमारा टाइम जो है बहुत सारा टाइम बचने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं 1/d माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर ई रेज टू एक्स है, वही हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू एक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है इसके जैसा यहाँ ये आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं यही पार्ट जो है वही पार्ट हम d माइनस 2 का ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें जब हम ये आइडिया यूज़ करेंगे तो ये आइडिया यूज़ करने के बाद ये जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 है वो किस तरह बन जाता है आप भी यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ई रेज टू 2x हो जाएगा। तो ये यहाँ किस तरह होने वाला है, एक की जगह मुझे 2 लेना पड़ेगा और इसी तरह आप डायरेक्ट भी P1 जो है वो P1 फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज जब ये आपको आइडिया नहीं यूज़ करनी है तो यहाँ मैं थोड़ा सा रीज़न जो है वो रीज़न यहाँ भी आपके सामने देने वाला हूँ, ताकि बाद में आपको देखते समय ये कंसेप्ट जो है अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो ये जो पार्ट है इसका मैंने क्या किया है, यूज़ किया है और इसी का यूज़ करके हमने क्या किया है आपके सामने सॉल्यूशन दिया है। अब इसका यूज़ नहीं करना है तो ये तो आइडिया केस ऑफ फेल्योर की हुई थी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो डिनोमीटर है उसका डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर में x लेना है
फिर भी केस ऑफ फेल्योर आने वाली है, फिर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का, फिर और एक एक्स लेंगे तो फिर क्या आने वाला है, इसके जैसा ही कंसेप्ट आपका आने वाला है। तो आपको ये डायरेक्ट मैंने कंसेप्ट दिया है यह। अब जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट सिंप्लीफिकेशन का, यह क्या है, P2 को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ P2 किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको यहाँ देखना है। तो इस P2 में आपको यहाँ देखेंगे तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिलेटेड हमें जो रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, तो किस तरह रिप्लेसमेंट करते हैं ये भी आपको शायद मालूम है। तो यहाँ जो रिप्लेस करने वाले हैं हम, रिप्लेस ये जो डी स्क्वेयर है, डी स्क्वेयर का रिप्लेसमेंट सिर्फ हम करते हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ डी स्क्वेयर बाय कौन से पार्ट से करने वाले हैं हम, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर के साथ करने वाले हैं। तो ये तो माइनस हुआ है, मुझे ए स्क्वेयर लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर के साथ करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये सब कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ ए की वैल्यू जब हम ये कंपेयर करेंगे साइन ऑफ एक्स के साथ, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ माइनस ऑफ ए स्क्वेयर जो है वही माइनस ऑफ ए स्क्वेयर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 स्क्वेयर होने वाला है। तो ये इसी तरह माइनस ऑफ 2 स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आपको इसी तरह ये जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं ये जो P2 है वो P2 किस तरह, या डी स्क्वेयर के जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, डी स्क्वेयर के जगह -4। फिर जब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह इसका सिंप्लीफिकेशन होता है वो भी आप फटाफट देख सकते हैं। अब इसके सिंप्लीफिकेशन में ये -4 और +4 है वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल होने वाले हैं। फिर ये यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस साइन है यहाँ का, ये माइनस साइन को थोड़ा सा आगे लिखते हैं। और यहाँ 1/d जो है डिनोमिनेटर के लिए d है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1/d जो है इसके रिलेटेड क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ले सकते हैं साइन ऑफ 2x का। लेकिन यहाँ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो आपको इसका इंटीग्रेशन फटाफट आना चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो sin 2x है, sin 2x का इंटीग्रेशन किस तरह होता है, यह मैं यहाँ इंटू ले रहा हूँ। तो ये sin x के इंटीग्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x अपॉन ये जो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 2 है, तो वो भी कहाँ आने वाला है, डिनोमिनेटर में आने वाला है। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं 2 बार माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस साइन है। तो ये दोनों माइनस साइन का क्या होता है, माइनस ऑफ माइनस होता है, तो ये प्लस होता है। तो ये पार्ट को हम निगलेक्ट कर रहे हैं। फिर ये जो 2 है इसके साथ अप्रोच करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, 1/8 हो जाएगा। और यहाँ सिंपली क्या होने वाला है, cos ऑफ 2x ऐसा ही होने वाला है। तो इसी तरह आपको ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल P2 है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल P2 मिल जाएगा। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल P2 जो है वो मिलने के बाद थर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट है वो भी क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये जो P3 हम लेने वाले हैं वो इसके रिलेटेड कौन सा पार्ट आपको आता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन जो रूल अब हम देखने वाले हैं इसके रिलेटेड क्या है, ये पार्ट है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर का फंक्शन ऑफ डी का पार्ट, वो फंक्शन ऑफ डी का पार्ट पहले मुझे असेंडिंग पावर्स ऑफ डी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ये जो +4 है वो +4 कहा जाएगा, पहले लिखने वाले हैं असेंडिंग पावर में लिखने के लिए। ये फिर क्या होने वाला है, 4 लिखने के बाद माइनस ये जो डी स्क्वेयर है वो डी स्क्वेयर एक्चुअली पॉजिटिव है। फिर यहाँ -4d जो है वो -4d को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ 2 नंबर लेने वाले हैं। तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो असेंडिंग पावर में जाने वाला है। तो फिर हमें क्या करना है,
असेंडिंग पावर में एक्सप्रेस करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैं किस तरह सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसे पूरी तरह ब्रैकेट दे रहा हूँ। अब यहाँ मुझे लोएस्ट डिग्री टर्म है, ये पहली टर्म है, तो यहाँ लोएस्ट डिग्री 4 है, जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वही कॉमन लेना है, तो 4 को मुझे कॉमन लेना है। तो जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहने वाला है, 4 जब हम बाहर लेते हैं तो पहली टर्म जो है इसमें 1 रहेगा। लेकिन यह जो पार्ट है इस पार्ट को हमें क्या करना है, थोड़ा सा 4 को जब हम कॉमन लेते हैं तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को, जो सेकंड साइन है निगेटिव, इसको हमें कायम मेंटेन करना है। और जब हम इसे 4 कॉमन निकालेंगे तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये जो आइडिया है ये तो आइडिया आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मैंने ये माइनस साइन मिडल में लिया है तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस साइन तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका ये गलत होने वाला है। तो इसी तरह आपको क्या करना पड़ता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन के लिए आपकी आइडिया यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन हम इस पार्ट को थोड़ा सा ब्रैकेट में लेने वाले हैं ताकि हम अच्छी तरह इसका सिंप्लीफिकेशन बाद में भी कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो डिनोमिनेटर का 4 है इसे हम 1/4 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपके सामने ये जो पार्ट है 1/4 मैंने कर दिया है। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट जब न्यूमरेटर में जाएगा तो यही पार्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 1, ये जो पार्ट है इस पार्ट के ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, पावर जो है वो पावर क्या होने वाली है, -1 होने वाली है। तो ये हमें इसका सीरीज एक्सपांशन करना है। तो जब ये माइनस साइन है तो इसका सीरीज एक्सपांशन है वो आपके सामने तैयार करते हैं। तो ये सीरीज एक्सपांशन करने के लिए ये जो पावर में -1 है ये हटा देते हैं। अब यहाँ मिडल में माइनस है तो हर एक टर्म जो है वो क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है, प्लस ये पार्ट हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लस करके ये जो पार्ट है ओपन ब्रैकेट का उसका क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी मेनी टर्म्स यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन मैंने ये जो टर्म्स है लिमिटेड ही लिखे हैं, क्यों लिखे हैं इसके भी रीज़न आपके सामने देता हूँ। जब यहाँ अलजेब्रिक टर्म है इसकी पावर देखनी है, ये इसकी पावर या डिग्री 2 है तो सेकंड डिग्री तक ही हमें क्या करना है, ये सीरीज एक्सपांशन लिखना है, बाकी सब कुछ जो पार्ट है उसे छोड़ देना है। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये पार्ट में हमें ब्रैकेट के कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ हम इसे रिमूव कर रहे हैं। अब इसका स्क्वायर करना है, लेकिन इसके स्क्वायर करते समय हम क्या करने वाले हैं, ये जो डिनोमिनेटर का 4 है ये डिनोमिनेटर का 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो यही क्या होने वाला है, 1/16 होने वाला है। लेकिन यह जो न्यूमरेटर का पार्ट है 4d माइनस डी स्क्वायर, फिर इसका क्या होने वाला है, यहाँ स्क्वायर होने वाला है। तो यहाँ आपके सामने 4d माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन फिर जब हम इसका स्क्वायर करने की सोचते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, a 4d को हम थोड़ी देर तक a मानेंगे, डी स्क्वायर को b मानेंगे, और a माइनस बी उसके ब्रैकेट का स्क्वायर, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a भी आता है, उसी तरह ये 4d का स्क्वायर है क्या होता है, आपको यहाँ मुझे टाइप करना है इसलिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है। ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और d का स्क्वायर जो है वो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर यहाँ ले सकते हैं। फिर यहाँ प्लस करके डी स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होने वाला है, d⁴ होने वाला है। फिर मुझे क्या लिखना पड़ता है, -2 टाइम्स ए बी, लेकिन ए की वैल्यू क्या है, 4d है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ए की वैल्यू में हम यहाँ लिखने वाले हैं 4d, और फिर b की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू यहाँ क्या है, डी स्क्वायर है। तो आपको अच्छी तरह ये जो a माइनस बी का ब्रैकेट का स्क्वायर है ये अच्छी तरह अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको भी अच्छी तरह देखना है। अब यहाँ ये d⁴ है तो यहाँ हमें क्या करना है, x स्क्वायर है तो डी स्क्वायर तक ही टर्म रखने हैं, बाकी सब कुछ डिलीट कर देना है।
तो यह डी रेज टू 4 का कोई भी यूज मेरे लिए नहीं है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो डी और डी स्क्वायर की टर्म है ये डी क्यूब की टर्म हो जाएगी, इसकी भी ज़रूरत मुझे नहीं है, तो ये भी टर्म हम डिलीट कर रहे हैं। अब जो रिमेनिंग टर्म है वो रिमेनिंग टर्म को हमें अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आप यह देख सकते हैं यह 1/16 और यह 16 है, तो यह सिर्फ क्या रहने वाला है, डी स्क्वायर ही रहने वाला है। तो 16 को 1/16 कैंसिल होने वाला है। तब तक आप यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो इसके सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, 4d/4, तो 4 से सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो रिमेनिंग है माइनस ऑफ डी स्क्वायर उसको भी क्या कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये सिंप्लीफिकेशन ही जब हम इस प्लेस पे पुट करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 4d/4 जो है वो क्या होने वाला है, सिंपली डी होने वाला है, और इसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई जब करेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। आप यहाँ सब देख सकते हैं -1/4 डी स्क्वायर है और यहाँ डी स्क्वायर है, तो ये जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए 4 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, और ये सब कुछ करने के बाद यही जो सिंप्लीफिकेशन है हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं वही क्या हो जाएगा, 3/4 डी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस डी स्क्वायर को ज़रा थोड़ा सा साइड में ले रहा हूँ। तो इसी तरह आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह करना पड़ता है। फिर ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हर एक टर्म के साथ ब्रैकेट के टर्म के साथ लेने वाले हैं, तो 1 × x² हो जाएगा। अब यहाँ डी ऑपरेटर है तो हम डी इंटू तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो डी ऑपरेटर है वो कहाँ यूज़ करना है, x² को यूज़ करना है, और ये डी स्क्वायर ऑपरेटर है फिर यहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हैं, डी स्क्वायर को यूज़ करने वाले हैं। और आगे आ जाके बहुत सारे d³ d⁴ के टर्म है, लेकिन यहाँ x² है, इसके लिए x² के पहले दो ही डेरिवेटिव नॉन जीरो होते हैं, इसलिए आगे वाले सब कुछ टर्म क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं, तो यहाँ हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 × x² है, वो सिंपली क्या होने वाला है, x²। यहाँ आप देख सकते हैं ये d मीन्स क्या है, d/dx है, तो ये x² का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x जो हो जाएगा वो आप यहाँ देख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये d² मीन्स x² का 2 बार डेरिवेटिव लेना है, लेकिन x² का एक बार लेते हैं तो 2x हो जाएगा, और 2x का और एक बार लेते हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा, 2 डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह x² का 2 बार डेरिवेटिव क्या होने वाला है, सिंपली 2 ही होने वाला है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में 2 कैंसिल कर सकते हैं। और इसी तरह आपके सामने जो पार्ट है इस जो पार्ट को हम क्या कहने वाले हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल 3 कहने वाले हैं। तो इसी तरह भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, पहला जो शॉर्टकट मेथड है वो भी यूज़ किया है, सेकंड भी यूज़ किया है, और थर्ड भी मेथड रूल है, थर्ड नहीं, तो यहाँ हमने कौन सा रूल यूज़ किया है, फोर्थ रूल यूज़ किया है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं इक्वेशन जो 2 है वो इक्वेशन 2 में क्या हो जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, लेकिन जब हम इक्वेशन 2 को देखेंगे तो ये जो इक्वेशन 2 है आपके सामने से ले रहा हूँ, तो ये 8 टाइम्स सबके मल्टीपल में है, तो किस तरह 8 टाइम्स सबके मल्टीपल का पार्ट हो जाता है ये हमें अच्छी तरह देखना है। तो ये P1 + P2 + P3 को थोड़ा सा हम यहाँ इस तरह लिखने वाले हैं ताकि ये जो रिप्रेजेंटेशन है अच्छी तरह दिखता है। तो ये यहाँ आप ये x² फैक्टोरियल इंटू e⁻2x ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 2 फैक्टोरियल है सिंपली 2 भी हम लिख सकते हैं। ये P1 पार्ट होने के बाद P2 का पार्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं, P2 जो है 1/8 इंटू वो पार्ट जो है वो यहाँ ले सकते हैं,
और P3 का पार्ट तो आपके सामने ही है। वो पार्ट यहाँ लेने के बाद फिर थोड़ा सा हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 का मल्टीप्लिकेशन हर एक टर्म के साथ करेंगे। तो किस तरह 8 का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होने वाला है, 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर होने वाला है। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पार्ट जाने वाला है। फिर और थोड़ा सा जब हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो किस तरह ये 2 का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे ब्रैकेट के साथ हो जाएगा। तो किस तरह सिंप्लीफिकेशन होता है ये भी आप देख सकते हैं। पहले टर्म के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन, इस पार्ट के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आपका क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो इसी तरह आपको ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें CF प्लस पी आई, लेकिन आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो देख सकते हैं। ये जो C1 प्लस C2x इंटू e⁻²x जो है इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। इस पार्ट को हम यहाँ लेने वाले हैं, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट जो है वो यहाँ इसी तरह हम ये पार्ट ले सकते हैं, और ये पार्ट यहाँ ऐड करने के बाद आपका ये जो है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसी तरह ये जो एग्जांपल है आपको अच्छी तरह फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल के थ्रू सॉल्व करके दिया है।